हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स। देखिए, ये जो टॉपिक होने वाला है, ये भी हम जिससे पिछले वीडियो के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस पढ़ा था, तो वो भी शॉर्ट नोट करा था। तो इस तरीके से जो ये टॉपिक है बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स, इसको भी आपने शॉर्ट नोट में ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पे कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आपको एक शॉर्ट नोट ही लिखना होगा उसके ऊपर, और शॉर्ट नोट जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 पेज का अगर आप लिखेंगे अपने आंसर शीट में, तो दैट विल बी इनफ फॉर द फाइनल्स। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी अप्रोच के साथ हम आज का ये टॉपिक भी कवर करने वाले हैं, बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट का। एंड इसके साथ एक और टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज़ ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का, बिकॉज इसके ऊपर भी समटाइम्स आपको जो है शॉर्ट नोट आ सकते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं करा गया अलग से, बट काफ़ी सारे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का। तो वो भी टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसके साथ हमारा पूरा जो सिलेबस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो खत्म हो जाएगा। 15 वीडियोज़ यहाँ पे हमारी टोटल बनी है। तो इसके अंदर आई होप कि आपको सारे ही वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे एंड समझ में आके होंगे। आज का ये टॉपिक भी हम बहुत ही ईज़ी तरीके से एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझेंगे और इसको कवर करेंगे। आई होप कि आप इस पर भी अपने घर पे प्यार से होंगे और अच्छे से होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स डिस्कस द टॉपिक बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट। बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम पहले इसके कोई भी टॉपिक होता है उसको पहले उसके ना मीनिंग से समझना चाहिए, उसके जो हेडिंग दिया गया हमें टॉपिक का उसको समझना चाहिए। फिर उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है। देखो, बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब क्या है। स्टैट्यूट्स का मतलब तो आपको पता ही है कि जो चीज़ अलग से बनाई गई है पार्लियामेंट के द्वारा, कोई भी ऐसा स्टैट्यूट बनाया गया जिसके थ्रू कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्रिएट करी गई हैं, उसकी पावर्स बना दी गई, उसके फंक्शन बना दिए गए, तो वो होते हैं स्टैट्यूट्स। ये भी, इनकी भी लीगल फोर्स होती है इनकी भी, लेकिन इनका बाइंडिंग नेचर होगा कि नहीं होगा, हम आज उसकी बात करने वाले हैं कि ये जो स्टैट्यूट्स हैं बेसिकली, क्या इन्हीं स्टैट्यूट्स के द्वारा जो स्टेट हैं, क्या वो भी बाइंडेड हैं इनसे या फिर नहीं। बाइंडिंग का मतलब क्या है कि क्या उनको भी उन्हें भी ये इनके जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा या फिर नहीं। क्या स्टेट को कोई प्रिविलेज मिली हुई है स्टैट्यूट से या फिर नहीं मिली। तो उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो के अंदर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो स्टेट के जो पावर्स हैं बेसिकली, जो स्टैट्यूट्स को लेकर, क्या उनके ऊपर भी बाइंडिंग होती है या फिर सिर्फ सिटीजन्स के ऊपर ही बाइंडिंग होती है। तो उसको हम समझते हैं। देखो, जैसे जैसे हमारे जो गवर्नमेंट फंक्शंस जो हैं वो बढ़ते गए, जैसे मॉडर्न गवर्नमेंटल फंक्शंस बढ़ते गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक सबके सामने आया कि क्या ये जो स्टैट्यूट्स हैं जो हमें ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ को इम्पोज करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, क्या ये स्टेट को भी बाइंड करते हैं साथ के साथ। क्या इन्हीं राइट्स और ड्यूटीज़, इन्हीं ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ जो स्टैट्यूट में मेंशन करी गई हैं, क्या स्टेट को भी वही फॉलो करनी है। तो देखो, अंडर द इंग्लिश कॉमन लॉ के अंदर क्या होता है कि क्राउन जो है ऐसा माना जाता था कि दे वर नॉट बाउंड बाय द स्टैट्यूट। इट एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरीली इम्प्लीकेशन प्रोवाइड सो, कि ऐसा माना जाता था कि क्राउन जो है इट इज नॉट बाउंड बाय द स्टैट्यूट, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता था उस टाइम पे। और इंडिया के अंदर फिर क्या होता है कि जैसे इनिशियली स्टार्टिंग में जो कॉमन लॉ के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करा गया और प्रिवी काउंसिल होता था सबसे पहले, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट वगैरह बने हैं। तो प्रिवी काउंसिल जो था, इनिशियली उन्होंने भी इसी कॉमन लॉ प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करा कि जहाँ पे कि स्टेट्स जो हैं वो बाइंडेड नहीं होंगी बाय द स्टैट्यूट। एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ बॉम्बे। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी इससे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जहाँ पे कि जो स्टेट है दैट इज़ नॉट बाउंड बाय द स्टैट्यूट्स की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं या जो भी ड्यूटीज़ दिए गए हैं उनसे बाउंडेड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ मान ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी। और ये किस केस में हुआ था, दैट वाज हेल्ड इन डायरेक्टर ऑफ राशनिंग वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता के केस में। हाउएवर डिसेंटिंग व्यूज में एक डिसेंटिंग ओपिनियन एक बताया गया इसमें कि जो कि इससे बिल्कुल अगेंस्ट जाता था, इस एक्सेप्टेड जो स्टार्टिंग में एक्सेप्ट कर लिया गया था कॉमन लॉ का प्रिंसिपल, इससे बिल्कुल एक डिफरेंट व्यू ने प्रेजेंट करा इन द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ के अंदर तो स्टेट भी इक्वली बाउंड होनी चाहिए बाय द लॉ। कि रूल ऑफ लॉ में क्या होता है कि सभी इसके ऊपर सेम लॉ अप्लाई होगा और सभी उस सेम लॉ से इक्वली बाउंडेड होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ रूल ऑफ लॉ में बोली गई। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पर स्टेट भी इक्वली बाउंडेड होनी चाहिए इसी लॉज के साथ, यानी कि स्टेट भी बाउंड होनी चाहिए बाय द स्टैट्यूट्स। तो ये चीज़ मानी गई, बोली गई, डिसेंटिंग व्यू प्रेजेंट करा गया। फिर इसी डिसेंटिंग व्यू को एक्सेप्ट भी कर लिया गया और एक करेक्ट पोजीशन भी दिया गया इसको इन द केस ऑफ
सुपरिंटेंडेंट एंड रिमेम्बरेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कैलकाटा। तो इस केस के अंदर उन्होंने इस डिसेंटिंग व्यू को उन्होंने एक्सेप्ट करा कि जहाँ पे उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो भी बाउंडेड होगी बाय द स्टैट्यूट, अनलेस एक्सप्रेसली और नेसेसरीली इम्प्लीकेशन एग्जेम्प्टेड, कि मान लो कि अगर कोई भी ऐसी इम्प्लीकेशन है कि जिसमें कि उनको एग्जेम्प्ट करना नेसेसरी है स्टेट को फ्रॉम द स्टैट्यूट, बाइंडिंग नेचर ऑफ द स्टैट्यूट, तो उस केस में उसको सिर्फ एग्जेम्प्ट करा जा सकता है, बट अदरवाइज जो स्टेट है वो बाउंड होगी बाय द स्टैट्यूट। एंड कोर्ट ने इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद इसी प्रिंसिपल को रीअफर्म करा जाता है इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जूबी जूबी। तो इस केस के अंदर बहुत ही फनी सा केस है, आपको ऐसे याद हो जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जूबी जूबी। तो इस केस के अंदर बेसिकली उन्होंने इस प्रिंसिपल को रीअफर्म करा, और जहाँ पर उन्होंने कहा कि स्टेट जो है, ये जो स्टैट्यूट्स हैं दे विल अप्लाई टू द स्टेट एज मच एज टू द सिटीजन्स अनलेस एक्सक्लूडेड। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। फिर उसके बाद फाइनली स्टेट जो है उसमें उन्होंने बताया कि कौन सी ऐसी इम्प्लीकेशंस हैं कि जहाँ नेसेसरी इम्प्लीकेशंस है, जहाँ से एग्जेम्प्ट करा जा सकता है स्टेट को, या फिर एक्सक्लूड करा जा सकता है स्टेट को। तो वो कौन से ऐसे प्लेसेस हैं, कौन से केसेस हैं ऐसे बेसिकली, तो वो होते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए या फिर इम्प्रिजनमेंट के केसेस, क्योंकि ऐसे पेनल्टीज जो है वो प्रैक्टिकली स्टेट्स के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर हमारी जो स्टेट है उसको हम इम्प्रिजनमेंट तो नहीं डाल सकते ना, उसको जेल में थोड़ी डाल सकते हैं उसको, ना ही उसको क्रिमिनल लायबिलिटी उसके ऊपर लग सकती है। तो ये दोनों ही चार्जेस जो हैं वो उन केसेस के अंदर जो स्टैट्यूट्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे स्टेट के ऊपर, बट अदरवाइज बाकी के जो केसेस हैं उन सब में स्टेट जो है वो इक्वली बाउंड होगी बाय द स्टैट्यूट की, जिस तरीके से सिटीजन्स बाउंडेड है। सो ये तो इसमें जनरल इम्प्लीकेशंस है जहाँ पे कि इनको एग्जेम्प्ट करा गया है फ्रॉम इम्पोजिंग द statutes. So that is the criminal liability or imprisonment, because these penalties are not practically applicable to the state. So thus the settled position अब यहाँ पे ये है कि state is bound by the statute unless expressly or necessary implications exempted, subject to the purpose and scheme of the law. अब देखो यहाँ पे ना आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हमने केस लॉज कौन कौन से याद रखने हैं। तो देखो आपको सिर्फ यहाँ पे 3 केस लॉज याद रखने की जरूरत है। पहला जो प्रीवी काउंसिल ने जहाँ पर इनिशियली जो प्रिंसिपल था उसको एक्सेप्ट करा था, दैट इज प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ बॉम्बे। सेकंड केस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट करा था, दैट इज द केस ऑफ डायरेक्टर ऑफ राशनिंग वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ कलकत्ता। फिर उसके बाद आप डायरेक्टली ये मेंशन कर सकते हैं कि जहाँ पर इस प्रिंसिपल को रीअफर्म करा गया, दैट वाज द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस जूबी जूबी का केस। तो ये 3 केस लॉज आप बस इसमें याद कर सकते हैं, और आपका ये इसके साथ जो टॉपिक है बाइंडिंग नेचर ऑफ स्टैट्यूट्स का वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। सो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं करा गया, बट स्टिल इसके ऊपर हर बार, ऑलमोस्ट हर बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता ही आता है, तो उसको भी हम प्रिपेयर कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका कुछ भी छूट जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कि फ्रांस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो किस तरीके से चल रहा था, तो वहाँ पर जो सिस्टम चलता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। अब जो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव है इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ लॉ, कि जो कि बताता है कि किस तरीके से फ्रांस में जो है क्या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, क्या पावर्स रहेंगी, ड्यूटीज़ क्या रहेंगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इन द फ्रांस। बेसिकली जो फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो डुअल जुडिकेचर का है। डुअल जुडिकेचर का मतलब क्या है कि वहाँ पे 2 सेपरेट कोर्ट सिस्टम्स चलते हैं। एक तो वहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं और एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ऑर्डिनरी कोर्ट्स वो कोर्ट्स होते हैं जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स वो होते हैं जो कि स्टेट के और सिटीजन्स के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक ही कोर्ट्स हैं, बेसिकली वहाँ पर ही सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व होते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, फ्रांस में वहाँ पे 2 सेपरेट कोर्ट सिस्टम चलते हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। अब यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं इनको एक नाम दिया गया है जिसको कि काउंसिल डी ईटैट कहा जाता है। काउंसिल डी ईटैट, आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट क्या है, बट आप इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हैं, काउंसिल डी ईटैट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो है उनको इस नाम से बुलाया जाता है वहाँ पे, एंड इट एक्ट्स एज अ सुप्रीम अथॉरिटी। अब इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें कि कहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रांस के अंदर डेवलप होता है, तो 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में नेपोलियन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करा गया था, जहाँ पर कि काउंसिल डी इटाट जो है 1799 के अंदर इसको इस्टेब्लिश करा गया था, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस हैं उनसे उनके अगेंस्ट में रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ये एक काउंसिल बनाया गया था अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव
कोड्स बेसिकली बनाए गए थे। फिर ओवर टाइम जैसे-जैसे सबसे पहले तो इनको सिर्फ इसलिए प्रोवाइड करा गया था टू प्रोवाइड द रिलीफ अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज जो है उनको रिजॉल्व करने के लिए। बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम इवॉल्व होता गया तो इनको जो है जुडिशियल बॉडी भी के जुडिशियल पावर्स भी इनको दी जाने लगी। तो जिसकी वजह से ये जो है इनका डिसीजन बिल्कुल फाइनल माना जाने लगा इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और इस सिस्टम के बहुत ज़्यादा मेरिट्स भी थे उस टाइम पे। देखो वहाँ पे क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी उन्होंने बना दी, तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स भी होंगे जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सारी नॉलेज रखते होंगे, टेक्निकल नॉलेज रखते होंगे वहाँ की सारी। तो पहला मेरिट तो इसका ये आ जाता है। सेकंड मेरिट इसका ये आता है यहाँ पे कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो किसके ऊपर लाई करता है, तो वो लाई करता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ना कि सिटीजन्स के ऊपर। अगर सिटीजन्स के अगेंस्ट में और एडमिनिस्ट्रेटिव के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो वो यहाँ पर सॉल्व होते हैं, और यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रहता है। उनको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनके जो भी एक्शंस लिए गए हैं वो क्यों रीजनेबल हैं, वो क्यों सही हैं, जस्टिफाइड हैं। बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे इंश्योर्ड रहती है इन सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा द स्क्रूटनी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस इज ऑफन मोर इफेक्टिव एंड थॉरो देन दैट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्ट्स। और जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उनसे ज़्यादा थॉरो तरीके से यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया इसके कुछ मेरिट्स। पहले हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि स्टार्टिंग में होता क्या है वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव होता क्या है, उसका डुअल जुडिकेचर किस तरीके का है, उसकी हिस्ट्री क्या है, फिर उसके मेरिट्स क्या हैं। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ने वाले हैं कि काउंसिल डी इटाट जो है ये क्या डुअल रोल परफॉर्म करते हैं। अब देखो पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि दो सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे दो कोर्ट्स होते हैं, ऑर्डिनरी कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, जिसको काउंसिल डी इटाट कहते हैं। लेकिन काउंसिल डी इटाट जो है इन्हीं का भी आगे दो रोल्स ये परफॉर्म करते हैं, एडवाइजरी रोल एंड सेकंड जुडिशियल रोल। एडवाइजरी रोल किस तरीके से कि गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं रिलेटेड टू द मैटर्स की जो भी डिस्प्यूट है उसके रिलेटेड गवर्नमेंट को एडवाइस करना। एंड सेकेंडली ये जुडिशियल रोल भी परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे ये सिटीजन्स के बीच में और स्टेट्स के बीच के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। अब जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है इनके बीच में जुरिस्डिक्शन का, तो वो कहाँ पर सेटल करा जाता है, सो दैट इज सेटल्ड बाय द ट्राइब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्टस। सो ट्राइब्यूनल डेस कॉन्फ्लिक्टस के बीच में जो भी जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ऑर्डिनरी कोर्ट्स के और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के, वो वहाँ पर रिजॉल्व करे जाएंगे, वहाँ पर सेटल करे जाएंगे। फिर इसके बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं दैट द काउंसिल डी इटाट इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल। तो इस तरीके से इन कंक्लूजन ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव एक एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव और इफेक्टिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को। डिस्पाइट इट्स अर्ली क्रिटिसिज्म, काउंसिल डीटैट हैज सक्सेसफुली safeguarded the individual rights against the administrative excesses. सो विद दिस हमारा जो ये टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, और आई होप कि आपको ये वीडियो आज का समझ आया होगा और ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो इन दैट केस आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके नोट्स एक्सेस करने हैं तो इन दैट केस आप मेरे टेलीग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हैं, जिसका मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं उस लिंक से, और उधर सर्च बार में आप सर्च करिएगा जो भी आपको टॉपिक के नोट्स चाहिए। सो वहाँ से आप बस टॉपिक का नाम लिखेगा और एसएस नोट्स लिख देना साथ में, एंड आपको जो भी नोट्स मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने एग्जाम्स में वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे नोट्स मैंने यहाँ प्रोवाइड करे हुए हैं वहाँ पे, तो उधर से आप देख सकते हैं, अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इन दैट केस प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद हम नेक्स्ट अपना जो सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। होपफुली हम लेबर लॉ स्टार्ट करने वाले हैं, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।